हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और हमारा टॉपिक क्या है, आर्द्र ऐतिहासिक काल। लेकिन हमने फर्स्ट लेक्चर में इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास के आवश्यक अंग कौन कौन से थे, इन सब सारी चीज़ें को हमने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, ऐतिहासिक काल। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए तो देखिए, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए, इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। साक्ष्य ही कहने का अर्थ ये है कि इस काल के यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन से हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस काल में हम किसको रखते हैं, इस काल में हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, चलिए आपको अगले हम नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा देखिए कि सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों के, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों के समूह की, राइट, समूह की क्या कहते हैं, उसको सभ्यता कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों के समूह को सभ्यता कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर को रहेगा, ध्यान दीजिए, सभ्यता को, समूह को हम सभ्यता कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखिए कि ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ध्यान दीजिए, कौन सी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ मिली थी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका विकास यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास कब हुआ था, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता का आकार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार में ट्रेंगल के आकार का था। अब देखिए अगला पॉइंट्स, इसका क्षेत्रफल यानी सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्रफल थे वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट्स हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल थे। कितने, 350, लेकिन जिनमें से, ध्यान दीजिए, जिनमें से 200 स्थल केवल कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले थे, जिसमें से लगभग 200 स्थल केवल कहाँ के हैं, गुजरात में मिले थे। राइट, गुजरात में है या गुजरात में मिले थे। अब आगे पॉइंट्स को हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की पहली, ध्यान दीजिए, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया थी, लेकिन वो कौन सी थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहले हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया थी, लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं और बताते हैं। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर आपको बताते हैं कि सिंधु सभ्यता की जानकारी के सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने। वो भी कब दिया था, 1826
1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, फिर अगले पॉइंट्स को हम देखते हैं। अगला पॉइंट्स में देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने, ध्यान दीजिएगा, जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। ठीक है, और फिर हम आपको आगे बताते हैं अगला पॉइंट्स। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में, ठीक, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। अब वो भी कब किया था, 1904 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, इसके महानिदेशक यानी लॉर्ड कर्जन के महानिदेशक कौन थे, तो ये सर जॉन मार्शल थे। राइट, अब चलिए आगे बताते हैं हम आपको। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अब देखिए आगे, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ पे की गई थी, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में यानी 1921 ईस्वी में की गई थी। अतः इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको, सिंधु सभ्यता का नामकरण। नामकरण तो समझते ही होंगे आप लोग की, नामकरण मतलब होता है नाम रखना। राइट, अब देखिए, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए अगले पॉइंट्स को, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, कौन से सभ्यता को, मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है इसमें। अब देखिए, क्योंकि इसी समय क्या हुई थी, इसी समय कांसे की खोज हुई थी। कांसा क्या है, कांसा एक धातु है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं और समझाते हैं हम। तो देखिए, अब क्या है हमारा है, सिंधु सभ्यता की सीमाएं। ध्यान दीजिएगा, अब तक मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया आपको, लेकिन अब देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता की सीमाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले पॉइंट्स पे हम आते हैं। देखिए कि इसकी उत्तरी सीमा, ध्यान दीजिएगा, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। ठीक, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से दीजिएगा इस वीडियो, कंसंट्रेट योर माइंड एंड लिसन दिस माय वीडियो। इसकी उत्तरी सीमा कहाँ पे, कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर के मांडा में कौन सी नदी, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के तट पर थी और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया था। राइट, फिर अगले पॉइंट्स को हम देखते हैं। अगला पॉइंट्स हमारा दिया हुआ है कि इसकी पूर्वी सीमा, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने उत्तरी सीमा को देखा था। ठीक, उत्तरी सीमा, लेकिन अब देखिए दूसरे पॉइंट में दिया है पूर्वी सीमा। ठीक, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। ध्यान दीजिएगा कि इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे पर थी। कौन सी नदी, हिंडन। पहला कौन सा नदी था, चिनाब नदी, और दूसरा कौन सा नदी है, हिंडन नदी। ठीक है, चलिए हम आपको फिर आगे बताते हैं। इसकी दक्षिणी यानी दक्षिणी सीमा, ठीक है, इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में। ठीक, इसकी दक्षिणी सीमा जो थी महाराष्ट्र के दैमाबाद में। और कौन सी नदी, प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी के तट पर थी और यहाँ से धातु का एक रथ तो आप लोग भली भांति समझते होंगे। ठीक है, देखिए रथ मीन्स होता है इक्का गाड़ी, यानी इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इक्का गाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र के दैमाबाद में। ठीक है, कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक, फिर आपको अगले पॉइंट्स में हम चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट्स में दिया हुआ है कि इसकी पश्चिमी सीमा, राइट, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर। ठीक, इसकी जो पश्चिमी सीमा थी वो पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो दास की नदी के तट पर थी।
ठीक। फिर हम रिपीट कर देते हैं, पहला हमारा कौन सा था, पहला हमारा था चिनाब नदी, ठीक दोस्तों। फिर देखिए दूसरा हमारा क्या है, हिंडन नदी, ठीक। अब देखिए तीसरा क्या था, प्रवरा नदी, और चौथा क्या था हमारा, चौथा हमारा था दास्क नदी, ठीक है। चलिए अब आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं और बताते हैं। तो देखिए आपको डायरेक्शन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए उत्तर में मांडा यानी चिनाब नदी, ठीक है, और देखिए पूरब में आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी, ठीक। अब देखिए पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी दास्क नदी, राइट। अब देखिए दक्षिण में दैमाबाद यानी प्रवरा नदी। चलिए आपको हम एक मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से इसको समझाते हैं। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या है, सम बराबर एडी डच है पर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सम बराबर एडी, तो स से हो जाएगा सुतकांगेडोर, ठीक है। अब देखिए स से हो जाएगा सुतकांगेडोर, और देखिए अब मस हो जाएगा मांडा, ठीक है। अब देखिए एस हो जाएगा आलमगीरपुर, और डीस हो जाएगा दैमाबाद। अब फिर हम इस पे आते हैं, डच है पर। अब देखिए डच हो जाएगा दास्क नदी, चौस हो जाएगा चिनाब नदी, ठीक है। अब देखिए हस हो जाएगा हिंडन नदी, और प्रस हो जाएगा प्रवरा नदी, ठीक है। चलिए मैं आशा करती हूँ इस माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी 1921। देखिए इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके पॉइंट्स को। देखिए पहला क्या है कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। यानी हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, और ये रावी नदी के तट पर यानी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। फिर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए पिंगट ने, ध्यान दीजिएगा, पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत, ठीक है, एक विस्तृत मीन्स होता है बड़ा साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान दीजिएगा। पिंगट से क्वेश्चन बनता है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, कहीं कहीं आपको जुड़वा बहनें भी देखने को मिलेगा, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, पिंगट ने ही कहा था, ठीक है। अब देखिए अब बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से इसको सुनिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, कहाँ से, यानी हड़प्पा से, हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला हमारा है कुम्हार का चाक, ठीक, कुम्हार का चाक। दूसरा क्या है, श्रमिक आवास, यानी जहाँ पे लोग श्रमिक यानी मजदूर जो घर बना के रहते थे वहाँ, उसका साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता में मिला था। अब देखिए अन्नागार, यानी अन्न से भरा हुआ घर, अर्थात उसको भंडार गृह भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एक शब्दों में अन्न से भरा हुआ घर, ठीक है, उसको अन्नागार बोलते हैं। अब देखिए मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। अब देखिए लकड़ी की ओखली, और आगे क्या है, लकड़ी का ताबूत। ताबूत ये होता है जिसमें उन्हें दफनाया जाता था, ठीक है। आगे बताते हैं आपको, एक सींग वाला जानवर, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सींग वाला जानवर। फिर देखिए आगे क्या है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से मिला था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा किसका प्रमाण है, तो आपको हम बताते हैं ये उर्वरता देवी का प्रमाण माना जाता है। किसका, उर्वरता देवी का प्रमाण माना जाता है, ठीक है। अब देखिए नोट में आइए, नोट में हमारा दिया हुआ है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आपसे बन सकता है, ध्यान दीजिएगा कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग
ध्यान दीजिएगा, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था, राइट। अब देखिए, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से लोगों ने किए थे? ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था, ठीक है। चलिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अब देखिए हमारा आ गया मोहनजोदड़ो यानी 1922। पहले हमने देखा हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। फिर हमारा अगला पॉइंट्स है मोहनजोदड़ो यानी 1922। इसमें भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम आपको बताते हैं। इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। और ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के कौन से ज़िले में? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, ठीक है। फिर आपको आगे बताते हैं, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ध्यान दीजिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? लरकाना ज़िला, ठीक, लरकाना ज़िला। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। फिर आपको आगे बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता, ध्यान से सुनिएगा, कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। सड़क तो समझते होंगे ना आप लोग, कि उसकी प्रमुख विशेषता सड़कें थी जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण, ठीक है, समकोण पर काटती हुई, यहाँ पे कटती हो गया, सॉरी, काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फिर देखिए, यहाँ तक आपको भली भांति समझ में आया होगा। फिर आपको इससे रिलेटेड जो वस्तुएं वहाँ पे मिली थी, यानी मोहनजोदड़ो में, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो देखिए पहला क्या हमारा है? पहला हमारा है स्नानागार, ठीक है। अब देखिए स्नानागार जहाँ पे स्नान किया जाता था, यानी इसको बोल सकते हैं स्नानगृह, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? अन्नागार। ये सबसे बड़ा था। अन्नागार मीन्स अन्न से भरा हुआ घर, अन्न से भरा हुआ घर, ठीक है, इसको बोलते हैं अन्नागार, ठीक। अब देखिए पुरोहित आवास। अब देखिए पुरोहित मीन्स होता है पंडित, ध्यान दीजिएगा, पुरोहित मीन्स होता है पंडित। अब देखिए सूती वस्त्र, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली थी या कहाँ देखने को मिलती थी? तो सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिली थी, ठीक है। अब देखिए ये होता है सभागार, ठीक। सभागार मीन्स होता है जहाँ लोगों का समूह, यानी बहुत से लोगों का समूह, उसको बोलते हैं सभागार। अब देखिए इनके जो देवता थे पशुपति शिव, ठीक है। अब देखिए कांसे की नर्तकी यानी नृत्य करती हुई स्त्री, राइट। अब देखिए तांबे का ढेर, राइट। अब आगे लास्ट में क्या दिया? 10वां, घर में कुआं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि घर में कुआं का अवशेष किस सभ्यता में देखने को मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए अब आपको हम अगले नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और समझाते हैं। अब नोट में आइए, अब नोट में दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है हम आपको बताते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, राइट, कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, मृतकों का टीला यानी ऊपर से एक मान लीजिए है, उसके ऊपर ऐसे टीला बनता हुआ चला गया है, लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल के ढेर मिले हुए हैं। ध्यान समझिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक है।
और बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त मीन्स होता है जैसे प्रहार करना, ठीक है, यानी इस कंकाल पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे प्रहार किया गया हो, ठीक है। अब देखिए प्रहार यानी ब्रहा आक्रमण को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे नोट पे आते हैं। अब मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, ठीक है। अब देखिए रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी, ठीक। अब हम टिप्पणी पे आते हैं। स्वास्तिक मुहर, ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक मीन्स सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अब देखिए जिसका निर्माण यानी स्वास्तिक मुहर का निर्माण कहाँ हुआ था? सीलखड़ी में क्या हुआ था? स्वास्तिक मुहर, ठीक है। फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। रिमार्क यानी टिप्पणी, स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है और जिसका निर्माण कहाँ हुआ है? जिसका निर्माण सीलखड़ी में हुआ है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक ये यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर किसी भी प्रश्न का यदि आपको आंसर नहीं भी समझ में आ रहा है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू।